नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपने देखा कि आज हम एसे 200 सीरीज़ का सबसे खतरनाक एसे जो कि एसे 240 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट फ्रॉड हम वो देखने जा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे टॉपिक पर ही तो अब मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जो कि ये है। तो देखिए, एक्चुअली जो ऐसे 240 है वो क्या कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड के रिलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि फ्रॉड किन किन तरीकों से हो सकता है। तो भैया देखो, दो तरीके हैं फ्रॉड होने के। या तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड कर दोगे, या कोई एसेट जो पड़ी है वो की वही गायब कर दोगे। यानी कि जो रिपोर्टिंग में फ्रॉड है, यानी कि मान लो जैसे कोई रेवेन्यू रेवेन्यू तुमने बढ़ाकर दिखा दिया, एक्सपेंसेस बढ़ा के दिखा दिया, लॉस दिख गया। ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब कैश रखा हुआ है, एम्बेजलमेंट हो गया, डेटा से साथ टीमिंग एंड लेडिंग हो गई, तो वो सारा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज फ्रॉड। ठीक है, समझते हैं कि क्या है फ्रॉड, क्या होता है। तो फ्रॉड की अगर बुकिश लैंग्वेज देखें तो इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट हो गया, थर्ड पार्टीज हो गई, या टीसीडब्ल्यूजी हो गया, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन। क्या धोखाधड़ी, डिसेप्शन करते हैं, क्या काई के लिए करते हैं? कुछ तो फायदा होता होगा, तो उनको एक अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज मिलता है उससे। अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। ये हो गया आपकी एग्जाम की डेफिनेशन। अभी इसको समझने के लिए ऐसा लिखते हैं कि एक सोची समझी साजिश है। किसके द्वारा है? मैनेजमेंट ने करी है, या फिर टीसीडब्ल्यूजी ने करी है, या फिर किसी और थर्ड पर्सन ने करी है। काय के लिए करी है? धोखा देने के लिए। किसको देंगे धोखा? स्टेक होल्डर्स को। किसको? स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, अब ये जो धोखा दिया है, ये जो उसने साजिश करी है, वो काय के लिए करी है? ऐसे तो नहीं है कि बस मन हुआ तो साजिश कर ली, ऐसा है। अपने कोई फायदे के लिए करी होगी, तो कोई इलीगल एक्ट किया है उसने, इलीगल अपने फायदे के लिए कोई इलीगल काम किया है, इसको फ्रॉड कहेंगे। फ्रॉड का मतलब क्या है? एक सोची समझी साजिश जो एक मैनेजमेंट ने किसी थर्ड पर्सन स्टेक होल्डर्स को धोखा देने के लिए करी है, और उससे क्या हो रहा है? उसको एक इलीगल गेन हो रहा है। दैट इज नॉन एज फ्रॉड। ठीक है, अब आया बात कि फ्रॉड डिटेक्ट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा क्या? नहीं करेगा। ऑडिटर डिटेक्ट नहीं करेगा फ्रॉड। हाँ जी, नहीं करेगा। सबसे पहली जो फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है मैनेजमेंट की। तो फिर ये ऐसे हमको क्यों दिया, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करने की, मैनेजमेंट डिटेक्ट करने की? मैनेजमेंट डिटेक्ट करके बताएगा हमको। हमको आगे कुछ करना ही नहीं है। मैनेजमेंट ने बताएगा फ्रॉड है, नहीं बताएगा फ्रॉड नहीं है। और इसी से हम, ठीक है, मैनेजमेंट का कोई फ्रॉड होगा, मैनेजमेंट बताएगा ही नहीं। बताएगा ही नहीं तो चली जाएगी अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो भैया इसमें क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए इस ऐसे में कि देखो, जहाँ भी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का आए पॉइंट ऑडिटर का, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को हमेशा चिपकानी है। क्या? एक तो हो गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि भैया एक जागरूक कुत्ते की तरह रहो वहाँ पे। जी हाँ, जागरूक कुत्ता। ठीक है, दूसरा आता है रिजनेबल अश्योरेंस देना है आपको। स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? कदम कदम पर अलर्ट रहने का, हर चीज़ में क्रॉस क्वेश्चन करने का। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने बोल दिया वो जवाब सेटिस्फाइड, अगर आपको डाउट आ रहा है तो हाथों हाथ वापस क्लियर वहीं करो, बैंड बजा के रख दो सामने वाले की। दूसरा आता है रिजनेबल अश्योरेंस। भैया रिजनेबल अश्योरेंस कहाँ कि हम अश्योर करते हैं कि ये चीज़ सही है। ठीक है, ये दो तो भैया हमारे पेटेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब आता है कि हमारी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो भैया हम डिटेक्ट तभी करेंगे जब हमको शक होगा। बिना शक के डिटेक्शन नहीं करेंगे कि चलो गए आज ऑडिट टाइम पे, आज हमने ऑडिट प्लान बनाया, ऑडिट प्लान में हमने लिखा कि आज हम ये करेंगे, क्या फ्रॉड डिटेक्शन करेंगे, आज हमारा फ्रॉड डिटेक्शन का दिन है। ऐसा कोई ऑडिट प्लान में नहीं बनता। जब आपको सस्पिशन लगे तब आप अपने प्रोसीजर्स बढ़ाओ। प्रोसीजर्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड डिटेक्ट होने लगेंगे, एरर्स डिटेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, देखो फ्रॉड से क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, तो देखो एक ऐसा फ्रॉड जो कोई भी मिसस्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो गया। ठीक है, कोई भी मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड से हुआ होगा ना, वो बहुत घातक होता है, वो बहुत खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू एरर से। एरर तो क्या है, चिल्लर पार्टी चीज़ें होगी, चिल्लर वाली चीज़ें होगी। ठीक है, छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं, उससे आपकी जो बैलेंस शीट है वो इतनी हिट नहीं होती जितने फ्रॉड की वजह से हिट होती है। सेकेंडली, जो मैनेजमेंट के जो फ्रॉड्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को इतनी अप्रोच नहीं होती जितनी मैनेजमेंट को होती है। तो मैनेजमेंट बड़ा वाला गफला कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला का हमको देखने को भी मिलता है कि इसमें सत्यम वाले घोटाले में, सत्यम वाले में क्या हुआ था, उसने भाई ने बैलेंस शीट चेंज कर दी थी, है ना।
ठीक है, अब आता है कि अब तो ऑडिटर को डाउट आया, ठीक है, सस्पिशन अराइज हुआ, तो कैसे देखना कि फ्रॉड है या नहीं। ऑडिटर को डाउट तो आ गया कि यार फ्रॉड लग रहा है यहाँ पे या कुछ गड़बड़ है, तो उसको कैसे देखे कि भैया फ्रॉड सच में है कि नहीं है। हमने सोच लिया तो जरूरी नहीं फ्रॉड है, भैया चेकिंग भी करनी पड़ेगी। तो जो ऑडिट टीम भेजी वो नाश्ता करने के लिए थोड़ी भेजी है कि चलो 3 बजे ही नाश्ता करो फटाफट और 5 बजे वापस निकल जाओ बैग पैक करके। वो वहाँ पे कुछ चेकिंग करने गई है, उनसे बात करो, उसके साथ उनके साथ इंडिकेटर्स होते हैं फ्रॉड की, भैया ये चीज़ तुमको मिले तो इसका मतलब ये है कि तुमको थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी ऑडिट टीम जो है उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि अब डिस्कशन में क्या इंक्लूड करें, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं फ्रॉड के, तो वो हम आगे आके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बोलो जो टीम है आपकी ऑडिट टीम, उसको एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, मतलब ऐसा नहीं कि भटक रहा है आदमी, सुबह 6 बजे की क्लास है, 9 बजे क्लास से छूटा, 10 बजे पहुंचा, फिर वापस वहाँ होमवर्क करने की सोच रहा है, ऐसा नहीं। आप उनको एक मस्त स्टेट ऑफ माइंड, अगर उस दिन उस व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मत भेजो उसको ऑडिट प्लेस पे, वो कुछ भी गड़बड़ी करके आएगा, कुछ काम तो करेगा नहीं, गड़बड़ी कर कर आएगा। ठीक है, तो मेंटेन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका दिमाग जो चल रहा है ना वो सही से चलने दो, इधर उधर उसको भटकाओ मत। दूसरा, जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं जिससे वो फ्रॉड करते हैं, यानी कि जैसे रेवेन्यू बढ़ाना हो गया, खर्चे बढ़ा दिए किसी भी चीज़ से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड्स कर दिए, कुछ भी विंडो ड्रेसिंग हो गई, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिसेस में नज़र रखो कि ये कब कब क्या क्या करते हैं, ये चीज़ करने से इनको क्या होगा, ये इन्होंने गलत एंट्री पास करी है तो इससे इनका क्या इंटेंशन होगा। ठीक है, हमने डिटेक्ट करा कि नहीं सर ये एंट्री गलत है, उनको बताने से पहले, उनको ये बताएंगे ना हम कि भैया एंट्री गलत है, लेकिन उसको बताने से पहले हमको ये देखना है कि ये एंट्री इसने करी है तो इसके पीछे से कोई मोटिव तो नहीं है। अपन ने जाके कह दिया, ठीक है, उन लोगों का डिस्कशन हो गया, वो लोग अगर आगे मैनेजमेंट जाके डिस्कशन करेंगे तो वो कह देंगे चलो ठीक है एंट्री सही कर दो, ये पकड़ में आ गई है। लेकिन उसके पहले आप देखो कि आपका उस व्यक्ति की इंटेंशन क्या था ये एंट्री पास करने में, सच में एरर हुआ है या उसने जानबूझ के ये गलती करी है, ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जैसे कोई इंसेंटिव प्रेशर्स हैं जो पर्सन को एक फ्रॉड करने के लिए इंड्यूस करते हैं, जैसे क्या है कि भैया सेल्स आपको इतना टारगेट अचीव करना ही करना है, तो वो क्या करेगा, नहीं हुआ अचीव उससे, उसने सेल्स बिल की प्राइस चीज़ें बढ़ाना चालू कर दी। एट लास्ट क्या होगा, आपकी सेल्स तो बढ़िया दिख रही है लेकिन वो डेटर्स कौन से डेटर्स को पैसा रियलाइज ही नहीं होगा, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा ना उससे, क्योंकि एसेट बढ़ी हुई है, लेकिन एसेट बढ़ी हुई तो है लेकिन वो पैसा रियलाइज नहीं होने वाला, उससे फ्यूचर इनफ्लो होने ही नहीं वाला, तो बेवजह एसेट खड़ी कर रखी है। तो ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड हो गया। ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट ऐसे एम्प्लॉय के ऊपर भी नजर रखता है जैसे जिनके पास मेजर असेट्स का कंट्रोल, इनके पास जैसे कैश हो गई। ठीक है, अब जैसे कोई बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होता है, चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, ये जो स्टेशनरी आइटम्स, जो सिक्योरिटी आइटम्स होते हैं ना, इनके इनकी बहुत वैल्यू होती है। हम लोग ऑडिट में जाके इनको इतना चेक नहीं करते, लेकिन इनकी बहुत वैल्यू होती है। अगर एक चेक गुम हो जाता है तो बैंक के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज आती है तो भैया ऐसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप नज़र रखो, ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखो कि कहीं ये बिना ऑथराइजेशन के इशू तो नहीं कर रहा है, या बिना रिक्वेस्ट की इशू तो नहीं कर रहा है, या फिर आपका जैसे कोई फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में अगर आपका कोई रॉ मटेरियल रखा हुआ है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, मान लो गोल्ड ही है, आपकी ज्वेलरी की फैक्ट्री है, उसमें गोल्ड है, गोल्ड इज अ रॉ मटेरियल फॉर यू। ठीक है, अभी जो रॉ मटेरियल उसने रख रखा है अपने हाथ में, गोल्ड बहुत महंगा आता है, उसने अगर 2 ग्राम गोल्ड भी ऐसा पास कर दिया ना, सर पास कर दिया ना, तो अच्छा मालिक बन जाएगा पैसों का। ऐसा अगर 2-2 ग्राम रोज पास करता गया, इसलिए आपको ऐसे एम्प्लॉयज के ऊपर भी नजर रखना पड़ेगी जिनके ऊपर जो मेजर एसेट्स को होल्ड करके रखता है अपने साथ। ठीक है, फिर कोई बिहेवियर ऐसा एम्प्लॉय है, कल तक तो मतलब नॉर्मल अकाउंटेंट ही है, छोटा मोटा अकाउंटेंट ही, जूनियर अकाउंटेंट है, फिर भी उसका लाइफस्टाइल मतलब एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहा है भाई, रोज सूट में आ रहा है, कार से आ रहा है, तो भैया ऐसा उसका देखो कि भैया उसका बिहेवियर ऐसे, लाइफस्टाइल ऐसे कैसे चेंज हो गई उसकी एकदम से, कि भैया 10-12 हज़ार रुपये यहाँ कमाता है सिर्फ वो, और उसमें वो एप्पल का आईफोन भी रख रखा है उसने, सूट में भी घूम रहा है, कार भी अफोर्ड कर पा रहा है, तो भैया कोई ये पटांग काम तो नहीं कर रहा है आपके ऑफिस में। ये चीज़ें देखो। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ भी कह दो, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ठीक है, तो उस अनप्रिडिक्टेबल चीज़ का एलिमेंट आपके ऑडिट में कवर हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो चीज़ें आप देखो कि आपके जो ऑडिट जो आपका ऑडिट प्लेस, आपका ऑडिट क्लाइंट है, उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस चीज़ को आप कैसे कवर करोगे कि यार ये ग्रे एरिया है, यार यहाँ पे ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन है ये ग्रे एरिया, तो यहाँ पे एडिशनल प्रोसीजर्स लगा दिए हमने, एडिशनल प्रोसीजर्स लगा देंगे तो चीज़ें सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर ऑडिटर की नज़र में ऐसा कोई दोषारोपण आया है कि जो फ्रॉड ऐसे किसी ने बताया, जैसे देखो मैनेजमेंट तो फ्रॉड बताएगा ही बताएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं
जिनसे जब आप ऑडिट प्लेस पर जाते हो तो अच्छी खासी ट्यूनिंग बन जाती है। तो क्या होता है ना, कई बार बात में वो लोग भी चीज़ें बता देते हैं। तो भैया ऐसा कोई एलिगेशन आया है क्या, ऐसा कोई मतलब आपको टिप मिली है, टिप एडवाइस कि भैया यहाँ पे इस समय फ्रॉड हुआ था, या बात करते करते आपको चीज़ें मालूम पड़ी है, तो आप वो वाला एरिया भी देखो या उस एम्प्लॉय को भी पकड़ो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये इंडिकेटर्स हैं आपके कि भैया ये फ्रॉड, यहाँ से हमको फ्रॉड मालूम पड़ेंगे कि यहाँ से ये मालूम पड़ेगा कि फ्रॉड्स हैं या नहीं है। ठीक है, इतना काम हो जाए कि भैया टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए 3 फेज़ होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, असेस करो और उसको रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, कुछ भी एरर मिला, कुछ भी फ्रॉड मिला, कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, हमेशा हम 3 फेज़ में उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, सच में है या नहीं है। दूसरा उसका असेसमेंट होता है तो कितना अमाउंट का है या कितनी क्वांटम का है। ठीक है, तीसरा रिस्पॉन्ड, ठीक है, मिल गया है, इतने अमाउंट का है, उसके अगेंस्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे या उसको आप आपके ऑडिट में कैसे कवर करोगे, वो चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या होता है, जैसे एक तो इंक्वायरी कर लिया आपने मैनेजमेंट से, या मैनेजमेंट को क्या क्या लगता है कि आपके जो बिजनेस ऑपरेशन है या जो आपकी एंटिटी है या जो आपकी इंडस्ट्री है, उसमें कौन कौन से रिस्क हो सकती है। ठीक है, अब जैसे रिस्क रिस्क एक देखो, एक मैं ना एक्सटर्नल रिस्क बताता हूँ तुमको। जैसे एक मेटल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, मेटल इंडस्ट्री की जो प्राइजेस होती है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है प्राइजेस। कभी 50 हो जाती है, कभी 38 हो जाती है, कभी 36 हो जाती है, कभी 44। एक सरिया ले लो, सरिया आज से 4 साल पहले तुम देखोगे सरिया 36 के भाव के ऊपर नहीं था, आज 58-60 का भाव है सरिये का। ठीक है, तो ये प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है। पिछले 2 साल पहले भी ज़्यादा भाव नहीं था सरिये का। ये प्राइस फ्लक्चुएशन एक रिस्क है। मान लो आपने स्टॉक खरीद के रख लिया है और उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो गई, ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, अभी स्टॉक खरीद रखा है 58 के भाव में, कल जब 2 महीने बाद सेल्स करोगे उसकी, तो मान लो अगर उस मेटल प्राइस का भाव गिर गया, 36 हो गया, 38 हो गया, तो क्या करोगे। इसके लिए मैनेजमेंट कौन सी चीज़ लगाता है बताओ, ऐसे में पढ़ा हमने, हेजिंग करता है। ठीक है, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, फ्यूचर्स लेता है इस स्टॉक के ऊपर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो खैर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, बाकी फ्यूचर्स लेता है ना कि भैया इसके फ्यूचर्स लिए मैंने, इतने फ्यूचर्स लिए मैंने, तो वो क्या होता है, फ्यूचर्स की प्राइस के ऊपर वो हेजिंग करते हैं ताकि खेलते हैं उससे। अगर प्राइस बढ़ेगी तो एफ प्लस करते हैं, वो सारा जो चीज़ें होती है वो सब एस एफ में पढ़ाया हुआ है जो है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट रिस्क। अब उसमें क्या होता है, नेक्स्ट असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, जैसे इंक्वायरी कर रहे हो मैनेजमेंट से, तो आप मैनेजमेंट से ये भी पूछो ना कि आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और अब आइडेंटिफाई कर ली तो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। जैसे ये वाला जो चीज़ मैंने बताई थी तुमको, कौन सी, प्राइस फ्लक्चुएशन वाली, उसने आइडेंटिफाई करा कैसे करा, क्योंकि उसका इंडस्ट्री का ट्रेंड ही ऐसा है, उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, फ्यूचर्स बाय कर लिए। फ्यूचर्स बाय करके क्या किया उसने, उसका लॉस को कम किया। ठीक है, अब मैनेजमेंट कई बार कुछ बड़ी अहम चीज़ें होती है, वो अपने हायर अथॉरिटी जो TCWG होता है, दोस्त चार्ज गवर्नेंस को कहते हैं, दोस्त चार्ज गवर्नेंस क्या, जो ओवरऑल साइट रखता है पूरे बिजनेस पे, मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उसकी तीखी नज़र होती है, वो होता है TCWG। और एक एम्प्लॉय होता है जो चीज़ें रन करता है। तो भैया जो मैनेजमेंट का कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या TCWG एम्प्लॉय से, तो जो करस्पॉन्डेंस हुआ है उसकी कॉपीज लो। करस्पॉन्डेंस हमेशा ईमेल पर होता है, ऐसे ऑरली नहीं होता है कहीं पर भी। ठीक है, ये मीटिंग के थ्रू होता है, मीटिंग के थ्रू होता है, तो मैनेज बनते हैं उस मीटिंग के, तो आपको चीज़ें मिलेगी बाकायदा, आप वहाँ से एसेस करो, बस आप में ताकत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ में घुस जाओ अंदर। ठीक है, फिर कौन कौन से फ्रॉड देखता है मैनेजमेंट अभी तक, कौन कौन से फ्रॉड देखे मैनेजमेंट ने अभी तक, कि ये, अरे हमने बोला ना कि भैया मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्ट करने की फ्रॉड। तो भैया मैनेजमेंट कौन कौन से फ्रॉड देखे ये तो बताओ अभी तक हमको। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन। भैया इंटरनल ऑडिटर सबसे बड़ा हथियार है, साल भर में ये भाई साहब बजा के जाते हैं चीज़ों की। ठीक है, आपके यहाँ ये लूप होल्स है उसको करेक्ट करवाते हैं, तो भैया इंटरनल ऑडिटर को सब चीज़ें मालूम रहती है, इंटरनल ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। इसलिए आगे जाके ऐसे में कहते हैं कि जब भी अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर की जरूरत होती है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। वो लोग मैनेजमेंट से भी एक अंडरटेकिंग लेते हैं क्या, कि आप लोग इस इंटरनल ऑडिटर को हमसे कम्युनिकेशन करने में कभी नहीं रोकेंगे। ठीक है, उस ऐसे के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट साइन होता है इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में, उसमें ये कहा जाता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हमारे साथ अट्रैक्ट नहीं करोगे। ऐसे नॉर्मली कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है इंटरनल ऑडिटर में भी, बट उस एग्रीमेंट के तहत
क्योंकि अगर उसने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को अट्रैक्ट कर लिया, अगर उसने इसे में नहीं दिया उसका एग्जाम्पशन, तो फिर भैया इंटरनल ऑडिटर को चीज़ ही नहीं बताएगा, और नहीं बताएगा तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा। ये तो हर दुख की नस जानता है कंपनी की, कंपनी ने क्या किया है साल भर में, कंपनी ने कहाँ गफला किया है, कंपनी कहाँ पे लैग कर रही है, कंपनी का कौन सा एरिया ग्रे है, कंपनी ने कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा छुपा के रखा है, सब पता है उसको इंटरनल ऑडिटर को। इसी बात की फीस लेता है वो। ठीक है। अब टीसीडब्ल्यूजी जो मैनेजमेंट के ऊपर नज़र कैसे रखता है ये भी देखो ना कि भैया ठीक है, रिसेसमेंट प्रोसीजर, मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है, टीसीडब्ल्यूजी कैसे देख रहा है मैनेजमेंट को कि भैया चीज़ें कैसे, मीटिंग्स हो रही है कि नहीं टाइम टाइम पे, कोऑर्डिनेशंस हो रहे हैं कि नहीं टाइम टाइम पे, सरप्राइज चेक्स कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये सारी चीज़ें टीसीडब्ल्यूजी को भी करनी पड़ती है। ऑडिटर तो करता है, ये सारी चीज़ें टीसीडब्ल्यूजी को भी करनी पड़ती है। अब एक मेन चीज़ आती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एनालाइज, एनालिटिकल मतलब क्या, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, दो चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करो, अगर कोई डिफरेंट डिविएशंस मिलता है, डिफरेंट रिजल्ट मिलता है, तो आपको ये सस्पेक्ट अराइज होगा, इट इज़ नॉट अ फ्रॉड, ये सस्पेक्ट अराइज होगा कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। उसके लिए आपको और आपके जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होते हैं प्रोसीजर्स के, रिसर्चमेंट प्रोसीजर्स के, फर्दर प्रोसीजर्स के, वो आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे इसका एग्जांपल देता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। जैसे क्या होता है, कस्टम ड्यूटी के जो प्रोविजंस है, ठीक है, प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ, जो लाइबिलिटी में खड़ा है कस्टम का आपका, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो कि भैया आपने कस्टम ड्यूटी का प्रोविजंस तो कर दिया, कोई एक एंटिटी है, चलो सॉरी है ना, एक एग्जांपल सुनो, एक एंटिटी है, इंपोर्ट करती है तो माल तो उसका आ गया कहाँ पर, पोर्ट पे आ गया, इंपोर्ट हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को उसका माल इंपोर्ट होकर वहाँ पर रखा हुआ है। नाउ इट इज़ हिज प्रॉपर्टी, उस कंपनी की प्रॉपर्टी है वो, भले उसने अभी क्लियर नहीं कराया है तो कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी को माल का पैसा देना है सामने वाले को। ठीक है, तो अभी कंपनी की प्रॉपर्टी, तो कंपनी वो स्टॉक रिकॉर्ड करेगा अपने पास, बिल्कुल करेगा। अभी उसने कस्टम ड्यूटी दी नहीं है तो कस्टम ड्यूटी का प्रोविजन बनाएगा जो फ्यूचर ईयर्स में जाएगा। ठीक है, तो क्या किया उसने, कस्टम तो आज रिकॉर्ड कर लिया, मान लो उसने प्रोविजन नहीं बनाया, तो चलो प्रोविजन जब बनाया उसने, चलो प्रोविजन बनाया, खर्चा भी लगा दिया, प्रोविजन बनाया खर्चा भी लगा दिया, लेकिन स्टॉक की वैल्यू उतने से बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी इज नॉन रीइंबर्सेबल ड्यूटी होती है। ठीक है, तो वो उसका पैसा वो रिफर्स नहीं मिलता, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज द नेसेसरी एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग द एसेट टू द डिजायर्ड लोकेशन टू मेक इन ए सेलेबल कंडीशन। तो भैया कस्टम ड्यूटी का प्रोविजन जब अगर किया है तो उसने स्टॉक भी उतने से बढ़ाया हो, ये चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, कुछ सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी से सारी रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगी आपको, जो भी होता है वो आपके जैसे भी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। या फिर ये देख लो कि भैया कस्टम ड्यूटी कम तो नहीं है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा तो नहीं है एज कम्पेयर टू स्टॉक के वैल्यूशन, क्योंकि जितना स्टॉक रखा होगा उसमें से जो इम्पोर्टेड स्टॉक है उसके ऊपर जो है जो देखो, अब इसमें क्या होता है ना, इन एंटिटीज को दो चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तो एक अनपेड ड्यूटी स्टॉक रखते हैं, ड्यूटी पेड स्टॉक रखते हैं। ड्यूटी पेड स्टॉक हटा दो, जो टोटल स्टॉक है उसमें से आप ड्यूटी पेड स्टॉक हटा दिया आपने, जो इंडियन परचेज का स्टॉक है वो भी हटा दो। अब जो अनपेड स्टॉक है, अनपेड ड्यूटी स्टॉक है, उस पर आप परसेंटेज लगा लो आपका कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज लगाया तो वो अमाउंट क्या जाएगा, वो प्रोविजनल आ जाएगा। क्या ये आपका प्रोविजन है, आसपास डिफर करेगा क्योंकि वो फ्रेट वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगी। तो ठीक है, तो फ्रेट वगैरह सारी चीज़ें हो गई, तो वो क्या हो गया, आपका कस्टम ड्यूटी का प्रोविजन उससे मैच करना चाहिए, परसेंटेज लगा दिया अगर आपने, तो नहीं मैच कर रहा है तो मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, देखो भैया क्या होता है ना कि कई बार अपने को फाइनेंशियल के साथ, मतलब टैली डेटा हो गया या सैप हो गया, उसके साथ साथ बहुत दूसरी चीज़ें भी हम चेक करते हैं, जैसे आरओसी के रजिस्टर्स चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करते हैं, तो उससे तो कोई हमको चीज़ें नहीं मिलेगी। मान लो जैसे चलो ठीक है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन है, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेकिन उसमें वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जो इंटरेस्टेड है। ऐसा एक कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि भैया अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो डायरेक्टर उसमें वोट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये किसको पता है, डायरेक्टर को पता है, ये किसको पता है, मैनेजमेंट को पता है, अदर स्टेक होल्डर्स को कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, जब तक कि वो रजिस्टर ना देख ले, डायरेक्टर जो एक रिलेटेड पार्टी रजिस्टर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया और उस डायरेक्टर का वोटिंग ले लिया उन लोगों ने जिसका इंटरेस्ट था, और उस भाई साहब खुद का स्टेक जो था, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर था, उसका 40% का स्टेक था, तो बाकी और 35% किसी दूसरे डायरेक्टर्स ने उसमें हाँ भर दी और वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया, जबकि वो क्या हो गया, एक तरह से फ्रॉड है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जो कि अप्रूव भी नहीं है, एक तरह से वो फ्रॉड है, किसी के साथ भी गलत चीज़ कर रहे हो आप, नॉन कंप्लायंस है। ठीक है,
अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रॉड को बढ़ावा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रॉड को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या था? एक तो अनड्यू प्रेशर, कि यार भैया एक एम्प्लॉई है या ऐसा पर्सन है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, तो उससे इंसेंटिवाइज होगा। या फिर उसको ये कहा है कि कॉस्ट कंट्रोल कर दो तुम, तो वो क्या कर देगा, रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का ला देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, माल तो तुम्हारा खराब जा रहा है, गुडविल किसकी खराब हो रही है, होल कंपनी की खराब हो रही है, उस अकेले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर होता है इंटरनल कंट्रोल्स का कमी, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है। जैसे अब एक अपना स्टोर रूम है, ठीक है, जहाँ पे अपना स्टॉक्स रखते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका माल रिलीज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। अब वहाँ पे आपके पास लॉग बुक ही नहीं, कौन आया कौन गया, कितना माल लेके गया, ऐसे में तो चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। दिस इज नॉन एज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पर्सनल बायसनेस, भैया उस व्यक्ति की पर्सनल नीड्स, मान लो तुम लोग सैलरी उसको कम दे रहे हो, सैलरी कम दे रहे हो, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ऐसे में क्या करेगा, चोरी करेगा, कैश एम्बेजलमेंट करेगा, एसेट उठा के भग जाएगा। ये काम होते हैं। शॉपलिफ्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हम किसी दुकान में जाके शॉपलिफ्टिंग करते हैं, वो क्या करता है, शॉपलिफ्टिंग नहीं करता, वो उसके वहीं से उठा के ले जाता है चीज़ें, उसको कहते हैं चोरी, एम्बेजलमेंट। ठीक है, अब होता है रिस्क देखने के बाद उनको, अब रिस्पॉन्ड कैसे करना, चलो रिस्क देख ली, आइडेंटिफाई कर ली है, चलो ठीक है, असेस कर ली कि भैया ये है, इतना इतना क्वांटम है, उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि बात चलो क्वांटम देख लिया, रिपोर्ट करके काम खत्म। उसको आगे फ्यूचर में जाके चीज़ सही हो, है ना, उससे कभी भी एंटिटी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, वो चीज़ें भी तो देखनी है हमको। तो उसके लिए क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा, मैं अभी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिटर क्या करेगा, तो एक वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उसकी ऑडिट टीम में से वो अलर्ट कर देगा कि भैया वो सारे ग्रे एरियाज देख ले, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उसको स्किल्स हैं, उसकी एक्सपीरियंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकता है। मैं थर्ड ईयर आईटी का एक तरह से कह दो, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कह दो, वो लगा दिया उसने कि भैया ये ग्रे एरियाज आपको देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंक्लूड करो कि भैया क्या क्या रिस्क है, उसके हिसाब से आपके प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करते जाओ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में कहीं लैक है, जो लास्ट ईयर सेलेक्ट करी थी वो इतना हमको अच्छा बेटर रिजल्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, फॉर द बेटर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन कब होगा, जब आपके इसमें मटेरियल में स्टेटमेंट की रिस्क कम होगी, तब बेटर प्रेजेंटेशन होगा। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कर लो, अगर कुछ लगे तो चेंज कर लो। ठीक है, सरप्राइज चेक्स करो, जा जाके इन्वेंट्रीज के चेक करो, जो आपका कैश है, कैश को चेक करो, कैश जॉइंट कस्टडी, जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, जॉइंट कस्टडी में रखवाते हैं, उसके बाद चेस्ट ब्रांच वाला व्यक्ति किसी भी दिन आ जाता है और वो चेकिंग कर लेता है वहाँ पर आके कि भैया जो आपकी कैश बुक में कैश है वो ही आपके पास यहाँ पर ऑन इन हैंड है कि नहीं है। सेकेंडली, एक लिमिट सेट कर दो कि इतने इससे ज़्यादा कैश इस व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। एक, जैसे आप कोई प्लांट का वर्कर मैनेजर है, ठीक है, अब आप मान लो कि रूटीन डेली एक्सपेंसेस आपके जो प्लांट के हैं वो कुछ है 4-5 हज़ार, मान लो 4-5 हज़ार रुपये रोज के लगते हैं आपके पास पैसे। ठीक है, तो एट द टाइम आपके पास कितने 4 से 5 हज़ार रुपये होना चाहिए। उस व्यक्ति को आपने 40 हज़ार का एक्सेस दे रखा है, तो वो उटपटांग कुछ भी कर देगा ना काम, भैया 4 हज़ार का एक्सेस होगा तो 4 हज़ार का तो खर्चा ही है, तो वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 40 हज़ार दे दिया, 4 हज़ार का खर्चा बैठ रहा है, वो भाई साहब 6 हज़ार का बिल बनवा के 6 हज़ार 4 हज़ार का पेमेंट करेंगे, 2 हज़ार अपनी जेब में रख लेंगे। तो ये रिस्क है, ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। ठीक है, ये 2 हज़ार रुपये की बात हो रही है, लेकिन आगे चल के ये 2 हज़ार रुपये अगर वो रोज चोरी करेगा ना, तो ये फ्रॉड हो गया, क्योंकि ये अमाउंट क्वांटम बढ़ गया। ठीक है, फिर परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसेस सुटेबल टू द असेस्ड रिस्क। क्या है परफॉर्म सुटेबल प्रोसीजर्स, भैया क्या है, रिस्क देख ली, असेस कर ली, ठीक है, अभी अब उसके ऊपर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए एविडेंसेस गैदर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको अगर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे तो उससे आपको मटेरियलिटी लेवल मालूम पड़ेगा कि भैया आपका जो ये जो फ्रॉड है ये मटीरियल है या इमटीरियल है। फ्रॉड तो क्या, ज़रूरी नहीं है सारे फ्रॉड मटीरियल हो, अगर मटीरियल होगा तो ही आपका इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज कोई रिपोर्ट पर भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी तो कौन से रिस्पॉन्सेज होगा, ये जो आप कह लो कि जो सब्सटेंटिव रिस्क वाले हो गए। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल में जो आपके रिस्क आ रही है, इंटरनल कंट्रोल के रिस्क को कैसे देखोगे, तो भैया जिस सिस्टम के जो जिस सिस्टम के थ्रू जर्नल वाउचर्स पास कर रहे हो भैया, उसको एक बार चेकिंग कर लो उसकी कि भैया वो सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अनयूजुअल एंट्रीज तो नहीं पास कर रहा है वो, कि सेल्स की एंट्री कहीं और तो नहीं पास कर रहा है। ठीक है, जेवीज में कोई दूसरी एंट्रीज पास कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें देखो, मतलब उसको जो कहते हैं ना इन अप्रोप्रिएटली प्रोसेसिंग डेटा या प्रोसेसिंग डेटा इनएक्यूरेटली। ठीक है, ये चीज़ हो गई है, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है इनएक्यूरेटली, दो चीज़ें होती है। ठीक है, फिर जो लोग जो जेवी पास करते हैं
यूजुअली जो लोग जेबी पास करते हैं उनसे पूछो कि भैया कोई ऐसी आपकी जनरल एंट्री या जनरल वाउचर्स देखने में आए हैं क्या, जो आप नॉर्मली डे टू डे कोर्स में या आप करते ही नहीं हो, वो अनयूजुअल है आपके लिए, वो चीज़ गलत ही है आपके हिसाब से, ईयर एंड में पास हुआ है कोई ऐसी एंट्री ऊपर टांग वाली, तो उसको चेक करवाओ आप। ठीक है, उस व्यक्ति से जान पहचान बनाओ। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो भी बने हैं उनके जजमेंट, जिस बेसिस पे आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बने वो भैया वो जजमेंट रिजनेबल है कि नहीं है। ठीक है, ग्रेचुइटी का जो कैलकुलेशन होता है वो किससे होता है, एक्सपर्ट के थ्रू होता है। अब जो उस एक्सपर्ट ने जो बनाया है उसके जजमेंट जो उसने लिए वो रिजनेबल है कि नहीं है, वो आप चेक करो। ऐसा तो नहीं कि उसने जो रेट्स हैं, जो डिस्काउंटिंग रेट्स हैं वो गलत ले लिए, जो एस्केलेशन ऑफ द सैलरी है वो उसने गलत ले लिया। ठीक है, बहुत सारे उसमें अजम्पशंस होते हैं, बहुत सारे उसमें जजमेंट्स होते हैं, तो वो भैया वो रीजनेबल है कि नहीं है। अगर वो अनरीजनेबल होंगे तो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट हिट होंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हिट होंगे तो इसमें हमारा बॉटम लाइन हिट होगा, बॉटम लाइन हिट होगा तो भैया कंपनी के वैल्यूएशन पर भी फर्क आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है इस व्यक्ति से। रिव्यू द ट्रांजेक्शन, अब ऐसे ट्रांजेक्शन देखो तो आपके नॉर्मल कोर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में क्या रहता है, आपकी है काय की फैक्ट्री है, एक मान लो इसकी सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है आपकी। अब सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है और सीमेंट बनाने की फैक्ट्री वाले ने क्या किया, गोल्ड परचेज किया और गोल्ड बेच दिया कंपनी से। ठीक है, ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। बट एक्चुअली उसने गोल्ड परचेज और गोल्ड सेल्स किया ही नहीं था, उसने सिर्फ एक एंट्री घुमाई है। उसने सिर्फ एक एंट्री घुमाई है, उसके कुछ भी रीजंस रहे, कुछ भी मोटिव्स रहा हो उसका, वो सारा आपको ट्रैक करना है। तो भैया ये जो ट्रांजेक्शन आपके नॉर्मल कोर्स से बाहर है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी को सोने की ज़रूरत कब से पड़ेगी, सोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, मेटल वाले में तो और मान लिया कि सर हमने यहाँ पे सोने की करच लगाई है, वो तो वहाँ पे आपको बुद्धू बना सकता है। ठीक है, लेकिन सीमेंट वाला तो बनाएगा ही नहीं। ठीक है, अब आई मेटल वाले, अब मेटल वाला कह रहा है कि हमने गोल्ड परचेज किया और हमने उसे करच लगाई। तो अब आप उसमें देखो इनपुट आउटपुट रेशियो, जिससे आपने इतना टन माल बनाया, इतना टन माल में जनरली 1 ग्राम पर इतना पीस लगता है। ठीक है, तो आपने परचेज इतने का कर लिया, क्यों किया इतना परचेज, आपको सेल्स आपकी कम है पर टन की। ठीक है, तो ऐसे जो सेल्स में गोल्ड लगाया उसकी सेल्स कम है और आपने गोल्ड अच्छी हैवी क्वांटिटी में परचेज कर लिया, तो ऐसा क्यों किया, नॉर्मल कोर्स से बाहर का बिजनेस होंगे ना आपका। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्शन होने वाला है उसमें सिर्फ 10 टन सोने की जरूरत लगेगी, तो आप 100 टन सोना तो खरीदोगे नहीं ना, 100 टन सोना तो नहीं खरीदोगे। ऑब्वियसली आपने क्या किया है, एक्सेस आपने बुकिंग कर ली है, एक्सेस एक्सपेंसेस की बुकिंग कर ली है। होता है, कोई नहीं, फर्जी बिल कोई भी दे देगा आपको आराम से, और आप देख भी नहीं पाओगे उस बिल को, फर्जी वाला हुआ है कि नहीं हुआ। बात आई कि तुम्हारे जीएसटी की, मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया, 20 लोग अनरजिस्टर्ड है, सबसे परचेज कर दिया, उस भाई का भी बिजनेस नहीं है गोल्ड का, उसने भी नकली बिल बुक छपवा रखी है, क्या कर लोगे बताओ। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसके बाद भी लग रहा है कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा यार, ये तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए आएंगे इसमें यार, अब नहीं हो पाएगा। तो देखो कि भैया कोई प्रोफेशनल है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, कि भैया हमको ये फ्रॉड्स मिले या ये चीज़ें मिली है हमको, तो ये हमको किसी को रिपोर्ट करना है क्या, स्पेशली उसको जिसने हम अपॉइंट किया है। हमको अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। हमको अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स करते हैं, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स करते हैं। तो भैया उनको रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत है क्या, ऐसा आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। ठीक है, विड्रॉ कर दो। ठीक है, उनको रिपोर्ट करने के बाद आप विड्रॉ कर दो, आप नहीं हो रहा ना ऑडिट, विड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन है ना कि एक तरह से आपकी है, इतने सारे फ्रॉड्स है। ठीक है, इनकी चीज़ों के आपको ट्रेल्स भी नहीं मिल रही है, आप विड्रॉ कर दो। और विड्रॉ कर रहे हो तो देख लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है क्या, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है क्या, या फिर आपके मेंबर्स को आप रिपोर्ट करना है क्या। इसी का एक लिस्टेड कंपनी में अगर आप विड्रॉ करते हो असाइनमेंट, ठीक है, तो क्या होता है आपको रिपोर्ट करना पड़ता है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को 24 घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना पड़ता है कि भैया हमारे यहाँ जो ऑडिटर है ना उसने काम छोड़ दिया है, वो उसने बीच में ही काम छोड़ दिया है, उसने ऑडिट विड्रॉ कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमको सेबी को बतानी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने देखा था कि ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी पर्सन को इंड्यूस करते हैं फ्रॉड करने के लिए, वो होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो उसमें देखो 3 चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंसेंटिव या प्रेशर, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत दबाव है। तो क्या दबाव है, देखो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फ्रॉड के ऊपर रहेगा जब उसकी जो उस कंपनी है ना, वो कंपनी, उस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, तो वो प्रॉफिट लाने के लिए क्या कर देगा, बढ़ा देगा सेल्स, खर्चे कम कर देगा, अपने स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें कर देगा, उससे क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो ये करना चाहेगा। या फिर उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, किसी पर्सन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, जो मैंने तुमको पहले भी बताया कि सेल्स ज़्यादा करो, इंसेंटिव्स मिलते हैं ना, सेल्स ज़्यादा करने से इंसेंटिव्स मिलते हैं।
ठीक है। या फिर वो चोरी कब करेगा, तो उसके पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होंगे। वही मैंने बताया कि उस व्यक्ति की सैलरी कम है लेकिन उसकी लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो गया उसके पर्सनल, तो क्या करेगा, वो चोरी करना चालू कर देगा चीज़ें। या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में अच्छा रिलेशन नहीं है। हमारा एग्जांपल देख लो, आर्टिकल जाता है ऑफिस में, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कभी इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है। हमेशा आर्टिकल अपने प्रिंसिपल को बुरा ही मानता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल्स, स्केल्स, सब चीज़ें चोरी करके ले आते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, एक दो चीज़ें हम लेकर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी क्या था भैया, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए आपकी इंडस्ट्री में, आपकी एंटिटी में, कि उसने सामने वाले को आगे होके थाली में परोस दिया कि हाँ तुम फ्रॉड करो। हाँ, तो भैया आपकी इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है, या आपकी ऑपरेशन ही ऐसे कि कोई कंट्रोल ही नहीं किसी व्यक्ति का, तो भैया फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, एम्बेजलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की जो मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट हाँ ठंडा आदमी है, ठीक है जो हो रहा है होने दो, मेरे पास तो मेरी सैलरी आ रही है ना, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो कमा रहा हूँ ना 5 लाख रुपए महीना, भाड़ में जाए कंपनी, भाड़ में जाए लोग। ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से फ्रॉड होते हैं। ठीक है, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो डेफिशिएंट है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है भैया तो मेरा कंट्रोल अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट चाहिए नहीं रहा है, मैनेजमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए। ठीक है, फिर होता है कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा घिसड़ पसड़ क्या है भैया, फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर के अंदर 3 लोग आ रहे हैं, उस फाइनेंस मैनेजर के साथ में कोई और है, बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब चीज़ समझने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या है, आपको दिक्कत आ रही है, किस हमारी ऑडिटर को बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, एम्प्लॉयज उठाएंगे, क्योंकि क्या है, ट्रेल तो मिलनी ही नहीं है किसी को भी, ट्रेल नहीं मिलेगी तो डिटेक्शन होगा ही नहीं। सीआईडी में भी क्या होता है, एक गुनाह को कितना इधर से उधर, इधर से उधर, इसके थ्रू कराया, इसको उसको थ्रू कराया, उसको इसके थ्रू कराया, इसको इसके थ्रू कराया, ऐसे सुपारी दे दे के काम करवाया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। ओके, ठीक है, और अब आता है नेक्स्ट, आपकी बात आती है एटीट्यूड। भैया जो पर्सन है जो फ्रॉड कर रहा है उसके एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो भैया जो मैनेजमेंट है उसने बहुत ही लंबी लंबी फेंक रखी है, जैसे हमारे मोदी जी, ये हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द स्लाइट टेक्निकल डिफरेंस। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे थे, हम एटीट्यूड पे थे। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू, एक वैल्यू स्टेटमेंट होता है कंपनी का। ठीक है भैया, हम अच्छा अच्छा माल पहुंचाना चाहते हैं, हम अच्छे से सर्विस देना चाहते हैं, हम हमारे तो क्या होता है, हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। ठीक है, वो ओवरराइड ही कर दिया सामने वाले ने, उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, मैनेजमेंट लंबे लंबे कमिटमेंट्स दे रहा है, हम ये कर देंगे, हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि इंडस्ट्री का नॉर्म्स कितना है, 2% प्रॉफिट। 2% पे काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कह हम 10% प्रॉफिट करके दिखाएंगे, कुछ नहीं होगा, बोगस काम ही होगा वो, और कुछ नहीं होगा। लार्ज कमिटमेंट किया, 10% दिखाना है, वो सीधे सीधे स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएगा, खर्चा कम कर देगा, और कुछ नहीं करेगा, 10% का प्रॉफिट ला देगा। अभी तो मेरे को बोलोगे 10% का प्रॉफिट लेकर आना है, ऑन बुक्स में ले आऊंगा। ठीक है, बट वो जेनविन नहीं होगा। अगर मेरी इंडस्ट्री में मार्जिन ही 2% है, तुम 10% का प्रॉफिट दिखा रहे हो, हाउ इट कैन बी, मतलब कुछ गफला किया है तुमने। ठीक है, फिर ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही काफ़ी ख़राब है। जो पिछला ऑडिटर गया, वो उसके रिलेशंस खराब हुए, क्यों रिलेशंस क्यों खराब होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ऑडिटर ने जो चीज़ें पकड़ ली, अब मैनेजमेंट को सही करने को तैयार नहीं है, तो उनके रिलेशनशिप खराब हुआ, इसलिए तो वो प्रीवियस ऑडिटर बन गया, नहीं तो करंट ऑडिटर ही रहता ना, इसलिए तो वो प्रीवियस ऑडिटर बन गया, नहीं तो करंट ही रहता। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट, देखते हैं हम, रिस्पॉन्स एंड फ्रॉड रिस्क इज हाई एट अजर्शन लेवल। मतलब अजर्शन लेवल पे आपकी जो रिस्क रहती है, फ्रॉड की जो रिस्क रहती है वो बहुत हाई रहती है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो भैया आप लोकेशंस पे जाओ, सरप्राइज विजिट्स करो। ठीक है, इन्वेंट्री को ईयर एंड पे जब मैनेजमेंट काउंट कर रहा है तब उसके प्रोसीजर्स को वहाँ पे देखो, इसके लिए स्पेसिफिक ऐसे है, उस समय 3 चीज़ों के लिए है ना, एक तो इन्वेंट्री के लिए, एक लिटिगेशंस के लिए, एक सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन के लिए, उसी ऐसे में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री को ईयर एंड पर जब वो काउंट कर रहे हैं तो उसके प्रोसीजर्स को आप चेक करो मैनेजमेंट की, भैया सच चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, अब जो काउंटिंग आई है और वो बुक्स है वो दोनों टैली कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ देखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये सॉलिड प्रोसीजर के हिसाब से रिस्क थोड़ी हाई रहेगी, तो आप आपके ऑडिट प्रोसीजर चेंज कर लो। ठीक है, जो पर्सनस हैं वहाँ पे जो कि मेनली एसोसिएटेड है सारे ऑपरेशन से, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ऐसे जो मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये जो हो गए, इन लोगों के साथ आप थोड़ा सा चाय पानी पे चले जाओ, डिस्कशन करो इनके साथ। ठीक है, अगर आप
किसी जॉइंट ऑडिटर के साथ डिस्कस करो तो क्या होता है ना, जॉइंट ऑडिटर्स में क्या होता है, एक तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट क्या होता है ना, अगर जैसे किसी दूसरे ऑडिटर को अगर चीज़ मालूम पड़ी है जो कि किसी तीसरे ऑडिटर से कंसर्न है, ठीक है, तो जॉइंट ऑडिटर से ए बी और सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है। अभी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर ए को मिला है परचेज डिपार्टमेंट, मिस्टर बी को मिला है सेल्स डिपार्टमेंट, मिस्टर सी को मिला है फिक्स्ड एसेट डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी मिस्टर सी ने क्या किया ना, फिक्स्ड एसेट डिपार्टमेंट के साथ जब वो फिक्स्ड एसेट डिपार्टमेंट चेक कर रहे थे ना, तो उनको क्या दिखा, एक सेल्स दिखी, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उन्होंने चेक किया सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन उस फिक्स्ड एसेट्स में क्या सेल्स थी, वो क्या सेल्स थी, एक किसी स्टॉक की सेल्स थी, वो उन्होंने वहाँ पे गलती से रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें गलती से कर दी ऐसा हमने माना, उन्होंने नहीं माना, ठीक है। उनको प्रॉफिट कम दिखाना होगा, उन्होंने सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट बता दिया, कुछ भी रीजन रहा हो, कोई भी मोटिव रहो। किसने देखा, मिस्टर सी ने देखा, डिपार्टमेंट किसका था, मिस्टर बी का था, सेल्स डिपार्टमेंट मिस्टर बी का था, तो मिस्टर सी मिस्टर बी को बता देंगे कि भैया ऐसा ऐसा सेल्स में हुआ, तुम्हारा सेल्स अंडर अंडर है, अंडर सेल्स किया है, ठीक है, इससे तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम आएगा, ठीक है, बॉटम लाइन कम हो जाएगी, तो भैया ये चीज़ चेक करो। तो ये क्या, दोनों जनरल ऑडिटर के बीच में डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये आपने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। पिछले साल के बैलेंसेस को चेक करो, कई बार क्या होता है ना, चीज़ें चेंज कर देते हैं वो वाले, ठीक है। अब आपको टैली नहीं करेंगे, टैली तो नहीं करेगा, क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया तो फिर क्या करोगे, मान लो डेटा को एडवांस टू सप्लायर बता दिया, साल उन्होंने लास्ट ईयर में डेटा क्लासिफाई कर रखा था, उन्होंने एडवांस टू सप्लायर बता रखा है, बहुत बार डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो चीज़ें अलग अलग होती है, इसलिए आप अपनी बैलेंसेस को चेक करो, जो क्लासिफिकेशन पिछले साल था वो ही इसी साल आया है, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से आइडिया, जो हम लोगों ने इंटर के बाद जो हम आईटी ट्रेनिंग करते हैं उसमें एक आइडिया सॉफ्टवेयर देखा था, वो होता है कंप्यूटर एडेड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, मतलब उससे ऑडिट कर सकते हो। एक्सेल, एक्सेल से भी आप कर सकते हो, उसमें अगर आप एसक्यूएल कोडिंग करो, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सेल में भी, एक्सेल में से प्लस माइनस काम नहीं आता है, दूसरी चीज़ें भी बहुत होती है, ठीक है। फिर टेस्टिंग इंटीग्रिटी, जो कंप्यूटर से रिकॉर्ड जनरेट होते हैं वो रिलायबल है कि नहीं, हम उसके ऊपर भैया हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटर जो रहेगा ना, वो इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट देगा, उससे हमें बताएगा कि भैया कौन सी एरिया में डेफिशिएंसी, कौन सी एरिया में नहीं है। अगर उस एरिया में डेफिशिएंसी और उसको उस एरिया का अगर रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ तो डेफिशिएंसी और मैनेजमेंट ने सही भी नहीं करी है, तो फिर आप उसके ऊपर कैसे रिलाई करोगे, ठीक है। और एक होता है आउटसाइड एंटिटी, इसमें कहते हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 505, 505 ही है ना, ये होता है ऐसे 505, ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, ओके। तो बाहर के लोगों से आप चीज़ें इकट्ठा करो। अब आप कैसे कह सकते हो कि भैया ये फ्रॉड इंडिकेट करता है, यहाँ पे ये चीज़ फ्रॉड हो सकती है, तो भैया कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पे असल में फ्रॉड है। भैया क्या किया उन्होंने, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखा है, या ट्रांजेक्शन को टाइम से रिकॉर्ड नहीं किया, बैक डेटेड एंट्री जो करते हैं ना, वो चीज़ हो गई है, ठीक है। क्यों हो गई, क्योंकि उस चीज़ को लेट किया गया, क्योंकि उसमें उन लोगों को एडजस्टमेंट घुमाने थे, अगर उसको एडजस्टमेंट घुमाने थे तो वो बाद में नॉट इन टाइमली मैनर, मतलब जिसको तुम इंग्लिश में था नॉट इन टाइमली मैनर, ठीक है, सही टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया। 31 मार्च की एंट्री हो रही भैया, 31 मई तक क्या किया, 2 महीने में उन्होंने कोई एडजस्टमेंट घुमाया है उसके अकाउंट में, ठीक है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसकी सपोर्टिंग ही नहीं है और ट्रांजेक्शन मटीरियल है, या बैलेंसेस जो कि ऑथराइज ही नहीं है, ठीक है, लास्ट मिनट में कोई एडजस्टमेंट की है, या कोई डॉक्यूमेंट्स ये चेक्स हो गए आपके, वो सॉरी मिसिंग है, घूम गए, ऑल्टर्ड है, या फेक है, या फिर एक वो भी हो सकता है फोटो कॉपीड है, क्या है, फोटो कॉपीड, लिख रहा हूँ एक में, जेरोक्स लिख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। चलो तुम लिख लो, यहाँ पे जेरोक्स लिख लो, मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, रुको। हम्म, चलो आइए, अभी कुछ हो नहीं रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे लिख लो जेरोक्स, जेरोक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन आइटम्स, ऐसे कुछ आइटम्स है जो जिसका कोई रीज़न, कुछ चीज़ें मतलब उसकी ट्रेल कोई बता ही नहीं पा रहा है अनएक्सप्लेन, क्यों, क्योंकि वो गलत ही है, वो फ्रॉड आइटम ही है, तो फ्रॉड आइटम की कोई चीज़ सही बता ही नहीं पाएगा आपको, ठीक है। या फिर लार्ज नंबर ऑफ एडजस्टमेंट क्रेडिट एंट्रीज कर रही है, क्या क्या है, रिसीवेबल का अकाउंट, ठीक है, उसको आपने सेल्स करके डेबिट तो मार दिया। अब क्रेडिट में क्या है ना, कैश रिसीट्स या बैंक रिसीट्स नहीं दिख रही है आपको, कोई दूसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज ही दिख रही है, तो और बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिख रही है, छोटा मोटा चिल्लर अमाउंट चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिख रही है कैश क्रेडिट इंटरेस्ट,
तो यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे कुछ वो झोल झाल कर रहे हैं, ठीक है, आपको रिकॉर्ड्स को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। अनडू टाइम प्रेशर्स क्या हो रहा है भैया, क्या होता है जैसे देखो मान लो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या, नेक्स्ट 40 डेज में 40 to 45 डेज ऑफ द क्वार्टर आप आपकी एक जो इंटरिम रिपोर्ट है वो आप लोग सबमिट कर दोगे, ठीक है, या फिर आप आपका जो फाइनल रिपोर्ट है जो कि ऑडिट बैलेंस शीट कहते हो 45 डेज में सबमिट कर दोगे, ठीक है। अभी 45 डेज है और अब आपने क्या किया ना, अब आपको जैसे ऑडिटर को पता है, ऑडिटर को पता है कि भाई जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने वाला हूँ उसको 45 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 31 मार्च हो गया तो 30 अप्रैल और 15 मई, 15 मई तक मेरे को उसकी बैलेंस शीट साइन करके निकालनी है, ठीक है। आपने ऑडिट प्लान भेज दिया 1 अप्रैल को ही, सामने से मैनेजमेंट से कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट का कंफर्मेशन कब आया, 25 अप्रैल, ठीक है। आपके पास कितने दिन बचे, 20 दिन बचे। 20 दिन में आप ऑडिट कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते उसको ऑडिट, तो ये क्या हो गया, अनड्यू टाइम प्रेशर्स हो गया। तो उसमें क्या होगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। आप चीज़ें क्या है ना हल्के में लोगे, चीज़ें चेक नहीं कर पाओगे आराम से, चीज़ें चेक नहीं कर पाओगे तो आपके जो फ्रॉड है वो दब गए, क्योंकि फ्रॉड चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट। अलर्ट कब रहोगे, जब आपका माइंड फ्री रहेगा, आप प्रेशर में कभी भी अलर्ट नहीं रह सकते, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ने कोई कंप्लेंट्स करी है क्या, उससे आपको मालूम पड़ सकता है कि हाँ भैया यहाँ फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। ये अनयूजुअल डिलेज, चीज़ें देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्यों टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वर्किंग उनके पास है नहीं, वो इधर से उधर से एडजस्टमेंट घुमा घुमा के तुमको चीज़ें दे रहे हैं, तो उसकी वर्किंग अनयूजुअल डिले, यहाँ पर तुमको लग सकता है कि फ्रॉड है भैया। अनविलिंगनेस टू आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर ने बता दिया कि आपके यहाँ पे यहाँ यहाँ डेफिशिएंसीज है, यहाँ यहाँ चीज़ें दिक्कत दे रही है, ठीक है। मैनेजमेंट कर ही नहीं रहा, उसको सुधार ही नहीं रहा, मैनेजमेंट चाहता ही नहीं उसको सुधारना, ये क्या है यहाँ पे फ्रॉड है, क्यों, क्योंकि अगर उसने सुधार दिया तो ये काम वापस नहीं हो पाएगा, और ये काम नहीं हुआ है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी, मतलब उसके हिसाब से ऐसे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो रही है, ओके, लेकिन जो वो चीज़ चाहता है उस इंटरनल कंट्रोल को उसने ब्रेक क्यों कर रखा है, वो चीज़ें चाहता है। जैसे क्या, एक होता है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, एक वेंडर मास्टर बनता है जब भी आप परचेजेस करते हो, तो एक वेंडर मास्टर बनता है, ठीक है। अभी आपका इंटरनल कंट्रोल में ये चीज़ लैक कर रही है, वेंडर मास्टर नहीं है, तो आप किसी से भी परचेज दिखा रहे हो, भले वो आपका वेंडर है कि नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, एक फेक वेंडर से भी आप परचेजेस दिखा रहे हो। ये जब अगर आप मास्टर क्रिएट करते हो तो वो 3-4 लेयर से अप्रूव होने के बाद वो मास्टर क्रिएट होता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से मिलने ही नहीं दे रहा है, उनको टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशंस करने हैं, मैनेजमेंट टाल रहा है, आज नहीं है, आज बाहर है, आज वहाँ गए, कल मर गए, परसों दादी मर गई, नर्स ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही है, हम मिल ही नहीं पा रहे हैं उनसे, हम डिस्कशन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री नॉर्म्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो वैल्यूएशन किसी और तरीके से कर रही है, आप लोग अलग तरीके से वैल्यूएशंस कर रहे हो चीज़ों का, स्टॉक का वैल्यूएशन में भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप मेथड्स मेथड्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस हो गया, सारी चीज़ें का आप देख लो, क्योंकि कोई कॉस्ट एनआरवी कर रहा है, कोई एनआरवी कर रहा है। अब आप कहोगे कंपनीज में तो ऐसा होता नहीं है, क्यों नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का आप ऑडिट नहीं करते हो क्या, नॉन कॉर्पोरेट का करते हो ना, नॉन कॉर्पोरेट। अब मान लो इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो दूसरे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है वो तो ये करती है कॉस्ट एनआरवी, लेकिन जो आपकी एंटिटी है वो सिर्फ कॉस्ट पे चली जा रही है, वो एनआरवी पे चले जा रही है, ऐसा हो रहा है ना, तो वेरिएशन है दोनों में, बहुत चीज़ें में वेरिएशन है, तो आप को वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ये फ्रॉड कर रहे हैं, या ठीक है। फिर आप कंपनी ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जिसका आए दिन वायलेशन हो रहा है, टूट रहा है, चीज़ें ठीक तरीके से या एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से नहीं हो रही है, ठीक है, और मैनेजमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मैनेजमेंट जो हो रहा है होने दो, ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो उससे आपको लग सकता है ये सर्कमस्टेंसेस जो आपको इंडिकेट करते हैं फ्रॉड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, मिस स्टेटमेंट ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। ऐसे मिस स्टेटमेंट जो एसेट्स की मिस अप्रोप्रिएशन करने से होता है, तो उनके लिए आप रिस्पॉन्स क्या दोगे, जो देखो मिस अप्रोप्रिएट, एक तो कैश मिस अप्रोप्रिएट होता है आपका, तो आप उसको ईयर एंड पे रिकॉर्ड करो, ठीक है, ईयर एंड पे सॉरी काउंट करो, सरप्राइज चेक करो, सरप्राइजिंगली चेक करो उसको, ठीक है। उसके बाद आता है जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स उनकी रिकवरी हुई है, तो ये अनड्यू रिकवर, मतलब सारे राइट ऑफ कर दिए थे वापस, सारे के सारे रिकवर हो गए, या इस जो भी राइट ऑफ, मतलब अगर कुछ वहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो वो चीज़ देखो, इन्वेंट्री शॉर्ट तो नहीं है, आप बता रहे हो बुक्स में इन्वेंट्री 10 है, 10 ग्राम है सोने का ही देख मान लो ऑप्शन, ठीक है, 10 ग्राम से, और फिजिकल वेरिफिकेशन 5 ग्राम्स दिखा रहा है भैया, बहुत फ़र्क पड़ता है, 25,000 रुपये का सोना होता है 5 ग्राम का, अभी तो और रेट बढ़ गया, अब तो 50 के साथ होता है रेट और बढ़ गया है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से आपकी जो रेशियोज होते हैं उसको कंपेयर करो, मेरा करंट रेशियो कहाँ इधर उधर तो नहीं भाग रहा है, ठीक है। डेट
लायबिलिटी जो है वो ओवर लिवरेज तो नहीं है आपकी कंपनी, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ओवर लिवरेज तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बहुत जल्दी है उस के ऑर्डर को तैयारी करने की कि भैया वो जाएगी कहाँ पे, लिक्विडेशन में। ठीक है, तो ओवर लिवरेज नहीं होनी चाहिए कभी भी कंपनी आपकी। ठीक है, अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। लार्ज डिस्काउंट क्या क्यों दिए, क्योंकि इसी साल में हमने सेल्स बढ़ाई होगी, सेल्स बढ़ाई थी। अब उसका एक्चुअल में तो रिकवरेबल है नहीं, वो एक्चुअल में रिकवरेबल है नहीं, आज हम उसको डिस्काउंट दे के डेटर के बैलेंस को कम ला रहे हैं, या फिर हम कैश की एंट्रीज पास कर रहे हैं, उस लेटर के अकाउंट में हम कैश की एंट्री पास कर रहे हैं। कैश की एंट्री में क्या होता है, कैश तो वैसे भी चेक नहीं हो रहा है, ठीक है, और बैंक में आएगा तो बैंक का बैलेंस चेंज होगा, लेकिन कैश में आएगा तो वो अकाउंट का बैलेंस भी कम हो जाएगा, और कैश कौन चेक कर रहा है, इसलिए लास्ट डिस्काउंट हो गए, कैश की एंट्री हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं कैश को ईयर एंड में चेक करो, ताकि जो बुक्स का अमाउंट हो या अमाउंट चेक हो जाए। ठीक है, फिर रिव्यू प्रोप्राइटी ऑफ लार्ज एंड इनिशियल एक्सपेंसेस, तो रिव्यू क्या करना, रिव्यू करो। प्रोप्राइटी मतलब कि प्रोप्राइटी हम लोग जैसे करते हैं ना घर में, कि भैया यहाँ पे 100 का खर्चा होने वाला है, 100 रुपये में एक बॉटल आने वाली है, 70 रुपये में वही बॉटल आने वाली है, तो हम लोग 70 रुपये की लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या प्रोप्राइटी हम लोगों ने क्या अपनापन समझ के खर्चा किया ना यहाँ पे 100 का 70 में। तो ऐसा ही कंपनी में भी हो रहा है कि अपनापन समझ के खर्चा, कि भैया अपना, भैया पैसा किसी का भी, पैसा तो अपना ही जा रहा है, कुछ भी वो पैसा अपनी कंपनी का जा रहा है, तो प्रोप्राइटी लगाई कि नहीं लगाई। क्योंकि क्या होगा ना, प्रोप्राइटी नहीं लगाओगे तो ठीक है, तो 100 रुपये का खर्चा बैठ रहा है आपका, आपने 150 का बिल बनवा दिया। हम लोग जो करते हैं नॉर्मली, हम लोग कहीं भी टूर पे जाते हैं, 120 का बिल फटता है खाने का, हम लोग 200 का बिल फटवाते हैं, क्योंकि 80 रुपये हमको जेब में रखने हैं। ठीक है, तो वो होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। क्या किया हमने, 80 रुपये जेब में रखने, मतलब हमने हमारी कंपनी की 80 रुपये की एसेट हमने हमारे पास रख ली, मिस अप्रोप्रिएट कर ली। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ऐसे 240 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्रक्स क्या रहा ऐसे 240 का, कि भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना। ऑडिटर कब डिटेक्ट करेगा, जब उसको सस्पेक्ट अराइज होगा। ठीक है, फ्रॉड क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या होता है, इंसेंटिव्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, किसी का कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ एक्टिविटी ऐसा है, रेशनलाइजेशन ऐसे हैं, ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं। ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कि भैया वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि भैया फ्रॉड नहीं है हमारी कंपनी में। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा मेंटेन करके रखे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर लाइफस्टाइल चेंज दिख रही है आपको, तो इसका मतलब है कि उसमें वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वहाँ कोई फ्रॉड वगैरह कुछ हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें देखो आप। इसके अलावा फिर अब अपन आगे देखते हैं कि असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे होते हैं। इंक्वायरीज कर ली मैनेजमेंट से, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लिए, टीसीडब्ल्यू से बातें कर ली, और जो अदर डिटेल्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं उसकी रीडिंग कर ली, इंटरनल ऑडिटर के साथ बातें कर ली। सॉरी। ठीक है, अब आता है रिस्पॉन्सेज। तो रिस्क देखने के बाद उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो भैया एक अलग से कोई पर्सन लगा दिया जिससे वो प्रोसीजर देखेगा, कंक्लूड करेगा। सरप्राइज चेक्स लगवा दिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन चेंज करवा दिया, अगर लग रहा तो चेंज करवा दिया। इंटरनल कंट्रोल में क्या होगा, कोई जेवीज देख ली। ठीक है, ऐसे पर्सन जो पर्सन रिलेटेड एंट्रीज पास करने से उनसे कम्युनिकेशन किया, उनसे पूछा कि भैया कोई अनयूजुअल या इनअप्रोप्रिएट एंट्रीज तो नहीं दिखी आपको, या कोई ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट है क्या जिनके जजमेंट्स अनरीजनेबल है। ठीक है, रिलायबल चीज़ों के ऊपर बेस करके आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं, जो आपका जिस जजमेंट या जिस डेटा को बेस बनाकर आपने आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया है, क्या वो रिलायबल है, क्या उसका सोर्स रिलायबल है, ठीक है, उसके नेचर क्या है। ठीक है, अगर ये सब के बाद भी आपको लगता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, हम ऑडिट ढंग से नहीं कर पाएंगे, करेंगे डिस्क्लेमर देंगे, तो डिस्क्लेमर दे दो या फिर विड्रॉ कर दो। अगर आप डिस्क्लेमर या विड्रॉ कुछ भी कर, आप देखो कोई आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है किसी को रिपोर्ट करने की। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं कि भैया कब कब क्या फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइज हो सकते हैं आपकी कंपनी में। ठीक है, अगर आपके यहाँ अजर्शन लेवल पर रिस्क हाई है, तो आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑडिटर्स लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ये हुआ। और इसके आगे का हम और क्या देखते हैं, कि भैया ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस जो फ्रॉड इंडिकेट करते हैं, भैया कि क्या कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे हमको लग सकता है, या कौन कौन से सर्कमस्टांसेस अगर अराइज होंगे तो हमको लगता है कि भैया यहाँ फ्रॉड है, ये हम लोग देखेंगे। फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को बचाने के लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, भैया कैश काउंट कर लिया, इन्वेंट्री की शॉर्टेज देख ली, रेशियोज कंपेरिजन कर लिया, लार्ज डिस्काउंट देख लिए, प्रॉपर्टी देख ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बहुत जल्दी नया लेक्चर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।